नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। 1.25 लाख का 1.25 लाख का बहुत सारे सवाल हैं। जी हाँ, क्या बाजार यहाँ से पलटेगा? बाजार में अब आगे क्या रणनीति होनी चाहिए? बहुत सारे इवेंट हैं। दिल्ली चुनाव के नतीजे आने हैं, इसके अलावा आरबीआई की पॉलिसी के नतीजे जो है कल सामने आएंगे, इस पर भी हमारी नज़र रहेगी। एफआईएस की बिकवाली रुक नहीं रही है। तो बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब जो है हम तलाशेंगे, और साथ ही साथ आपके जो सवाल हैं उसके उत्तर भी इसी कार्यक्रम में मिलेंगे। इसके अलावा खबरों का खेल हमारा खास सेगमेंट होगा, जिस पर कि हम खबरों के चलते जहां पर एक्शन देखने को मिल रहा है उन शेयरों के बारे में बात करेंगे। आईपीओ बाजार की हलचल थोड़ी थमी हुई है और हलचल बढ़ी हुई है आरबीआई की पॉलिसी को लेकर के। तो आज हमारे साथ हमारे सहयोगी हर्ष जुड़ेंगे और बताएंगे इस समय ब्रोकर्स का पोल क्या कह रहा है। क्या ब्रोकर्स यहां पर उम्मीद कर रहे हैं कि रेट कट होगा या नहीं होगा, और रेट कट होता है तो फिर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? इन तमाम पहलुओं में बातचीत होगी और आखिर में यही है सही है हमारा खास सेगमेंट, जिसमें हम आपको बताएंगे कुछ ट्रेडिंग आइडियाज़, निवेश की रणनीति। तो बने रहिए लगातार अगले 1-1.25 घंटे हमारे साथ और बाजार की स्थिति पर नजर डालें। तो अब बाजार में दबाव थोड़ा बढ़ा है। निफ्टी 113 अंक नीचे। जी हाँ, आज 23,773 लगाने के बाद बाजार ऊपरी स्तरों से फिसलता हुआ 23,575, ये अभी थोड़ी देर पहले इंट्राडे लो लगा है, उसी के आसपास 23,582 का लेवल देखने को मिल रहा है। चूँकि बाजार में दबाव बढ़ा है तो बिग कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी दबाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि एडवांस डिक्लाइन रेशियो अब जो है बेयर के पक्ष में जाता हुआ 1250 शेयरों में मजबूती, 1408 शेयर ऐसे हैं जो कि गिर के कामकाज कर रहे हैं। गिरावट कहाँ देखने को मिल रही है? आपकी स्क्रीन पर है। टाइटन 2% नीचे, आईटीसी में 1.5% की गिरावट। भारतीय एयरटेल के नतीजे आज हैं, 1.5% के आसपास की गिरावट नतीजों से पहले देखने को मिल रही है। एनटीपीसी 1.5%। आज मेटल शेयरों में दबाव देखने को मिल रहा है। टाटा स्टील उसमें शामिल, 1.25% नीचे। एसबीआई थोड़ी सुस्ती दिखा रहा है क्रेडिट पॉलिसी की समीक्षा के पहले। तो ये वो शेयर हैं निफ्टी के जिनमें की दबाव देखने को मिल रहा है। इसके अलावा एमएनएम, पावर ग्रिड, अल्ट्राटेक सीमेंट में कमजोरी देखने को मिल रही है। जरा मिड कैप गेनर्स पर नजर डाल लेते हैं कि आखिर में मिड कैप में कौन से शेयर हैं जो कि आज मजबूती दिखा रहे हैं। टॉप गेनर्स निफ्टी के आपकी स्क्रीन पर। आईटी में आज अच्छा मोमेंटम सुबह से ही बना हुआ है। कॉग्निजेंट के कल नतीजे आए यूएस में, और उसके बाद वहां पर नैस्डैक पे मजबूती, और यहां पर भारत के आईटी इंडेक्स में बढ़त देखने को मिल रही है। टेक महिंद्रा, इन्फोसिस जैसे शेयरों में खरीदारी देखने को मिल रही है। लेकिन मिड कैप गेनर्स की बात करें उसमें हम देख रहे हैं बायोकॉन शामिल है। टोरेंट फार्मा में अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इन्फोएज 2.25% के आसपास की मजबूती के साथ कामकाज करता हुआ। कंसाई नेरोलेक में अच्छी मजबूती है, इसको हम बातचीत करेंगे। आज जो हमने ब्रोकर्स के पोल किया था उसमें जो है ये शेयर शामिल था कंसाई नेरोलेक का। डिमांड वाले शेयरों में अच्छी मजबूती है। जिलेट इंडिया 3.25% ऊपर, अल्केम लैब अच्छी मजबूती दिखा रहा था। ये वो शेयर है मिड कैप में जो कि अच्छा मोमेंटम प्ले करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जाइडस लाइफ साइंस के नतीजे आए हैं, इसको भी हम खबरों का खेल में शामिल करेंगे। अबाउट इंडिया 4% ऊपर। कैस्ट्रॉल में पिछले लगातार ये तीसरा दिन है कि मजबूती देखने को मिल रही है। क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, आज के कार्यक्रम में बातचीत करेंगे। तो अब रूबरू कराते हैं आज के अपने खास मेहमान से आपको। हमारे साथ प्रदीप हल्दिया जी मौजूद हैं आपके तमाम प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत। आज आप बजट के बाद पहली बार और इस कार्यक्रम 1.25 लाख में पहली बार आए हैं, तो बहुत बहुत वेलकम सर। सबसे पहले तो बाजार पे ही आपकी राय जानना चाहेंगे, कैसे देख रहे हैं इस बाजार को आप, और ख़ास तौर से ऊपरी स्तरों से जो फिसला है बाजार, कहाँ सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच विपुल जी मुझे इनवाइट करने के लिए एंड वेरी गुड आफ्टरनून। सर, बजट के बाद हमने देखा है कि उस दिन भी मैंने डिस्कस किया था 22,800 पे एक सपोर्ट है, उस दिन आपके साथ ही शो कर रहा था। जी। तो उसके बाद हमने देखा कि 23,000 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, उसको बाजार ने सस्टेन किया एंड मेंटेन किया। उसके बाद बाजार लगातार ऊपर आ गया, ऑलमोस्ट 23,800 के आसपास 1,000 पॉइंट का रैली हुआ। सो फिलहाल अभी सर मैं मार्केट को ऐसे ही देख रहा हूँ कि मार्केट में शॉर्ट टर्म जो एक तेजी आया था, बस एक नॉर्मल करेक्शन आ रहा है। मैं सर लॉन्ग टर्म में मार्केट को लेकर नेगेटिव हूँ। इनफैक्ट मैंने इससे पहले जितने भी शोज किया है उसमें मैंने हर बार एक ही चीज बताया कि मार्केट को लेके मैं लॉन्ग टर्म नेगेटिव हूँ। अभी लॉन्ग टर्म नेगेटिव इसलिए हूँ क्योंकि वीकली बेसिस पे, अगर मंथली बेसिस पे जब मैं डेटा को इंटरप्रिटेशन कर रहा हूँ तब देख पा रहा हूँ कि मार्केट ऑलमोस्ट अभी नेगेटिव ही है लॉन्ग टर्म चार्ट पे। लेकिन शॉर्ट टर्म चार्ट में 23,300 एक सपोर्ट है। मुझे लगता है कि 23,300 का जो सपोर्ट है अगर नहीं ब्रेक होता है तो मार्केट अभी भी ऊपर ही रहेगा, और कोई नेगेटिव ऐसा कोई सिचुएशन है नहीं। बहुत सारे लोगों का सर ऐसा मानना था कि डोनाल्ड ट्रंप का जो टैरिफ को लेके जो बातचीत हो रहा था उसको लेके बहुत टेंशन है, लेकिन ऐसा भी कोई चीज हुआ नहीं। उल्टा मार्केट 2-3 दिन पॉजिटिव ही रहा।
मैं अभी शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट में पॉजिटिव हूँ। जब तक अभी 23,300 के ऊपर मार्केट है, मेरे को नहीं लगता कि सर मार्केट नीचे आएगा, और मार्केट ठीक ठाक ही है। ये जो करेक्शन है सर, बेसिक नॉर्मल करेक्शन है, हेल्दी करेक्शन है। और बजट में भी मैं ओवरऑल पॉजिटिव ही हूँ बजट को लेके, क्योंकि नेगेटिव अगर कुछ होता तो मार्केट रिएक्ट ऑलरेडी कर लेता। अभी वो हुआ नहीं। और सर मैं उस दिन आपको बताया था कि पॉजिटिव साइड हमने देखा है कि नेक्स्ट डे 3% अप होता है, और बजट के दिन भी ऐसा देखा है कि मैक्सिमम 3% डाउन होता है। तो 3% अप एंड 3% डाउन, ऐसा हाईली पॉसिबिलिटीज, मतलब मैक्सिमम हो सकता है, लेकिन ऐसा भी हुआ नहीं, उल्टा मार्केट पॉजिटिव ही है। सो मैं मार्केट को सर पॉजिटिव ही दे रहा हूँ। 23,300 इज माई लेवल। जब तक इसके ऊपर मार्केट है, मार्केट सर कोई टेंशन वाला बात है नहीं, पॉजिटिव है। पॉजिटिव है। और ये निष्कर्ष खाली प्रदीप जी का नहीं है। आज सुबह हम 10 बजे शो कर रहे थे, अंशु जी भी हमारे साथ मौजूद थे, कि उनका भी मानना ये है कि अभी बाजार में पॉजिटिव रुझान रहना चाहिए। तो बड़े इवेंट हैं, उसकी वजह से बाजार थोड़ा ठहर रहा है, थोड़ा संभल रहा है। दिल्ली चुनाव के नतीजे जो है वो आने वाले हैं, आरबीआई की पॉलिसी आने वाली है। तो इन तमाम इवेंट्स को जो है बाजार कहीं ना कहीं बाजार की नज़रें बनी हुई हैं, लेकिन पॉजिटिव व्यू है अभी तक। कहीं से भी अगर कोई बड़ा नेगेटिव सरप्राइज नहीं मिलता है तो फिर बाजार की दिशा अभी तेज दिखाई दे रही है, ये हमारे एक्सपर्ट्स का मानना है फिलहाल की स्थिति को देखते हुए। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत सारे दर्शक प्रदीप जी ऐसे हैं जो आपसे जुड़ना चाह रहे हैं और आपसे प्रश्न पूछना चाह रहे हैं। सिद्धू कुमार जी का पहला सवाल लेते हैं। कह रहे हैं, हेलो विपुल सर, कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं हम सर। सिद्धू जी आप कैसे हैं? कह रहे हैं कि बीएल में वो एंट्री लेवल जानना चाह रहे हैं। और दूसरा एनटीपीसी पर कह रहे हैं कि ज़रा लेटेस्ट व्यू बताइए कि अभी क्या निकल के आ रहा है। तो पहले ज़रा बीएल की बात कर लेते हैं। डिफेंस को लेकर के लोग काफ़ी जो है सवाल हमारे पास आते रहते हैं। एंट्री लेवल जानना चाह रहे हैं। आज 1.5% की गिरावट, 284 के आसपास ये शेयर अभी ट्रेड करता हुआ। अभी क्या फ्रेश एंट्री के लिए कोई गुंजाइश है, या अभी थोड़ा वेट करना चाहिए और नीचे आने का वेट करना चाहिए? पिछले एक महीने में ऑलमोस्ट 0.25% के आसपास का पॉजिटिव रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है। सर आपने बीईएल पूछा क्या? बीएल, बीईएल। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स सर। ओके सर, अभी 284 के आसपास ट्रेडिंग हो रहा है। मुझे लगता है कि लगातार लास्ट 6 महीने से जो आप साइड चल रहा था, उसका भी सर अभी ब्रेकडाउन कुछ हुआ नहीं, आप ट्रेंड पे ही है। जो सर लास्ट 1 महीने से नीचे आया थोड़ा, ये मुझे लगता है कि एक अपना जो कंसोलिडेशन है, कंसोलिडेशन कर रहा है अभी भी। सो मुझे लगता है कि एक बार 260 इज ए लेवल, सपोर्ट है 260 पे, जिनके पास अभी है आप होल्ड कर सकते हो विथ ए स्टॉप लॉस ऑफ 260। और मुझे लगता है 260 अगर नहीं तोड़ेगा तो एक बार आपको 290, फिर से उसके बाद 300 के ऊपर भी आपको मिल सकता है, तो एक बार होल्ड कीजिए आप। एक बार होल्ड कीजिए। और फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं, इनका सवाल फ्रेश एंट्री को लेकर के था सर, कि फ्रेश कौन एंट्री सा करें। सर? फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं, नया निवेश करना चाह रहे हैं, तो कह रहे हैं ये करंट लेवल क्या सही है, या फिर थोड़ा वेट करना चाहिए? इनका सवाल इसको मुझे लेकर लगता है था। कि 275 272 इज अ गुड जोन, इज अ फेयर वैल्यू वैल्यू जोन, तो तब आप एक बार एंट्री कीजिए। जी। दूसरा सवाल सर इनका एनटीपीसी को लेकर के है, जिसमें आपका लेटेस्ट व्यू जानना चाह रहे हैं कि अभी क्या करना चाहिए। क्या यहाँ पर कोई गुंजाइश है? इनके पास शायद होंगे, इन्होंने अपना रेट नहीं बताया है हमें कि इनके पास अगर हैं तो किस रेट पर है। अभी 314 के आसपास, 0.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है एनटीपीसी में। क्या सजेशन रहेगा सर आपका? सर एनटीपीसी लगातार 2 साल से चल रहा है, और ऑलमोस्ट 100 से 350 के आसपास हो गया था, तो अभी नीचे आते आते 314 के आसपास ट्रेडिंग हो रहा है। मेरे को लग रहा है एनटीपीसी ना सर, जो अपना वीकली ट्रेंड है, वीकली ट्रेंड के नीचे ट्रेड कर रहा है। अपना जो मंथली ट्रेंड है, मैं देख पा रहा हूँ मंथली ट्रेंड के भी नीचे आ गया है। तो सपोर्ट जोन है, सपोर्ट जोन ऑलमोस्ट सर 300 के आसपास है। 298 एंड 300 इज जोन। अगर 300 मेंटेन होता है, तब आप इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हो। अगर आप नया फ्रेश एंट्री भी लेना चाहते हो इस काउंटर को, तो दैट इज द लेवल आप यहाँ पे एक्यूमुलेशन कर सकते हो। एंड मेरे को लगता है कि सर जितना नीचे आना चाहिए था उतना नीचे आ गया है, क्योंकि हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 450 से नीचे आते आते अभी 310 के आसपास आ गया। तो आप एक बार वेट कीजिए 300, एंड इज योर स्टॉप लॉस 298। आप लास्ट 290 इज योर स्टॉप लॉस। ठीक है सर, ये सलाह एनटीपीसी को लेकर के निकल करके आ रही है। और इस बीच अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं, और ये हमारे दर्शक हैं गेल के ऊपर जानना चाह रहे हैं। प्रीराज जी कह रहे हैं, विपुल जी को नमस्कार सर, मैं गेल के बारे में जानना चाहता हूँ। गेल के इनके पास 179 के रेट पर इन्होंने लिए हुए हैं, 111 शेयर हैं इनके पास, और ये शॉर्ट टर्म व्यू जानना चाहते हैं। कह रहे हैं यहाँ पर मैं स्टॉप लॉस और टारगेट
मुझे अभी क्या रखना चाहिए? सर 177 के आसपास का अभी करंट भाव भी देखने को मिल रहा है सर, और उसी के आसपास की इनकी एंट्री है 179 की। स्टॉप लॉस और टारगेट सर जानना चाह रहे हैं। गेल में ट्रिपल टॉप बनाया था, ट्रिपल टॉप बनाने के बाद ब्रेकआउट आया, उसके बाद सर अभी नीचे आ रहा है। इसमें स्टॉप लॉस होना चाहिए 157, एंड 157 अगर नहीं तोड़ेगा मेरे को लगता है एक बार आपको फिर से 200 220 का जोन मिल सकता है। लेकिन सर चार्ट में अभी फ्रेश एक दो हफ्ते में कोई ज्यादा मोमेंटम नहीं दिख रहा है, क्योंकि मंथली चार्ट में एक सपोर्ट है। सो आप एक बार मेंटेन कीजिए 158 यूज स्टॉप लॉस। हम्म। चलिए, इस बीच अगले सवाल जो है वो लेते हैं प्रिज्म जॉनसन को लेकर के, जो कि पिंटू कुमार जी पूछ रहे हैं। पिंटू जी कह रहे हैं प्रिज्म जॉनसन के शेयर इन्होंने खरीदे हुए हैं, 207 की इनकी खरीद है, 50 शेयर के आसपास इन्होंने लिए हुए हैं। कह रहे हैं कि इसमें अभी क्या करें। इनका व्यू 3 महीने का है। कह रहे हैं कि अभी एवरेज प्रिज्म जॉनसन में करना चाहिए या फिर थोड़ा और वेट करना चाहिए। अभी अगर हम देखें तो 138 के आसपास चल रहा है। आज 2% के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है, लेकिन लॉस इनको काफ़ी ज़्यादा है। 70 रुपये पर शेयर का लॉस है सर, और 3 मंथ का ही नज़रिया है। क्या स्ट्रेटजी सजेस्ट करेंगे आप? हाँ सर, यहाँ पे 123 122 के आसपास एक सपोर्ट है। और लास्ट मैं देख पा रहा हूँ चार्ट में ऑलमोस्ट 2024 2023 का जो एक कंसोलिडेशन पैटर्न बनाया था, उसका जो बेस फॉर्मेशन आ रहा है 118 120 के जोन। सो मेरे को लगता है अभी 139 140 के आसपास चल रहा है, उनका अभी भी लॉस बहुत है। अगर उनको यहाँ पे एग्जिट करना है तो आप कर सकते हो। फंडामेंटल भी मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। मेरे को लगता है अगर आपको होल्ड करना है तो मैक्सिमम आप 120 तक होल्ड कीजिए, उसके बाद आपको नहीं होल्ड करना है पर्टिकुलर इस काउंटर को। निकल सकते हैं तो निकल जाइए प्रिंस जॉनसन से, ये सलाह पहली। दूसरा, अगर आपका बहुत लगाव है और आपको लगता है एक बाउंस बैक आएगा तो आप होल्ड कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर नीचे की तरफ इसने 120 का स्तर भी तोड़ दिया, फिर जो है बिल्कुल ही आपको एग्जिट कर देना चाहिए। बेहतर यही रहेगा कि समय रहते आप निकल जाएं, क्यों 18-19 रुपये का और लॉस करेंगे। लेकिन बाकी आपकी स्ट्रेटजी के ऊपर आप निर्णय ले सकते हैं। आदित्य कुमार सांतारा जी ने प्रश्न भेजा है, और ये एंट्री लेवल जानना चाह रहे हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस और अदानी पावर। ये 2 शेयर इन्होंने आइडेंटिफाई किए हुए हैं कि जहां पर ये फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं। बजाज हाउसिंग फाइनेंस में आज हमने सुबह 10 बजे के शो में भी बातचीत की थी, और फिर से सवाल हमारे पास लगातार काफ़ी आ रहे हैं। 115 के आसपास चल रहा है। बहुत ज़्यादा आपके पास चार्ट्स अवेलेबल नहीं होंगे, रिसेंट लिस्टिंग है, लेकिन फिर भी फ्रेश एंट्री करने के लिए मौजूदा चार्ट के हवाले क्या इशारा कर रहे हैं? सर बजाज हाउसिंग फाइनेंस में मेरा अभी सलाह ही रहेगा एंट्री आप मत कीजिए, क्योंकि मैं एक स्ट्रैटेजी फॉलो करता हूँ, दैट इज कॉल्ड आईपीओ हाई स्ट्रैटेजी। कोई भी अगर स्टॉक अपना जो आईपीओ डे का हाई है, आईपीओ डे के हाई के ऊपर जाके सस्टेन करता है एटलीस्ट 2 से 3 दिन, उसके बाद ही वहां पे एंट्री लेना चाहिए। क्योंकि हमने देखा सर पेटीएम के साथ भी क्या हुआ था, ऑलमोस्ट 2000 के आसपास लिस्टिंग था, उसके बाद नीचे आ गया। सर कोचिन शिपयार्ड करके भी एक स्टॉक था, बिल्कुल। 4 से 5 साल चला नहीं आईपीओ के बाद, उसके बाद सर लास्ट 2 साल से चल 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 रहा है। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस में क्या हुआ सर, जब लिस्टिंग हुआ था उसके बाद 190 के आसपास हाई था। आप अगर वीकली चार्ट देखेंगे, वीकली चार्ट पे फ्रेश एक ब्रेकडाउन है, और एवरी वीक ही नीचे आ रहा है। हो सकता है अगले 2-3 हफ्ते में आपको 100 का लेवल भी मिल जाए, तो यहाँ पे फ्रेश एंट्री नहीं होगा। फ्रेश एंट्री होगा अप्रोक्स 180 के ऊपर क्लोजिंग मिलेगा, उसके बाद यहाँ पे फ्रेश एंट्री नहीं लेना है। और रही बात सर अदानी पावर, इज वन ऑफ द मोस्ट ट्रेंडिंग स्टॉक, एंड अदानी पावर अपना जो ऑल टाइम हाई है वो 880, उससे अभी बहुत नीचे आ गया है। 500 के लेवल के आसपास ट्रेडिंग हो रहा है। मेरे को लगता है एक वैल्यू जोन के आसपास है, लेकिन और भी नीचे आ सकता है, क्योंकि सर अदानी ग्रुप है, बहुत वॉलेटाइल रहता है। तो इन्वेस्टर्स को थोड़ा ध्यान भी रखना चाहिए कि मैं अगर जिस दिन 10% 5% नीचे आएगा उसी दिन अदानी ग्रुप में इन्वेस्ट करना है। ये बहुत ही सेफ बेट होगा इन्वेस्टर्स के लिए। तो मैं जो अदानी पावर का लेवल देख पा रहा हूँ 480 485 इज ए गुड जोन, इज ए फेयर वैल्यू जोन। आप कभी भी 480 485 अगर इस लेवल पे आपको मिलता है तो उस लेवल पे आप एक्यूमुलेशन कीजिए अदानी पावर में। चलिए, तो ये रहा है अदानी पावर और बजाज हाउसिंग फाइनेंस को लेकर के निकल के आती हुई। इस बीच फिरोज जी से बातचीत कर लेते हैं। और फिरोज साहब नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, नमस्ते सर। नमस्कार सर। फिरोज जी कहाँ से हैं? नमस्कार जी, मैं सर आगरा से बोल रहा हूँ। आगरा से बोल रहे हैं। और जी जी, कैसे हैं सर आप? सर आपकी दुआएं सर, आपका शो में देखता था मनी 9 पे जी। और इतने मतलब आप मैं आपका फेवरेट हूँ। अरे सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज साहब। आप लोग ऐसे ही हौसला बढ़ाते रहिए, और हम भी कोशिश लगातार ये करते हैं कि
जितना बेहतर जानकारी, सही जानकारी आप तक हम पहुंचा सकें और प्रदीप हल्दर जी जैसे एक्सपर्ट जो है आपको और अच्छी जानकारी दे सकें, यही कोशिश रहती है। बताइए सर, क्या प्रश्न है आपका? मैंने सर 308 पे मरीन इलेक्ट्रिक लिए थे, तो एवरेज करते करते 850 शेयर हो गए मेरे। कौन से शेयर बताया सर आपने? मरीन इलेक्ट्रिक। मरीन इलेक्ट्रिक, अच्छा अच्छा अच्छा, जी जी हाँ, जी, अच्छा। तो 262 पे आ गया, 850 मेरी वो है। 262 रुपए पे 850 शेयर ले रखे हैं आपने, है ना? हाँ जी, हाँ जी सर। चलिए ठीक है। और मैं कब तक hold करूंगा? 262 पे आपने लिया हुआ है, 207 का रेट, ठीक ठाक नुकसान पे है। आज भी 2.5% मरीन इलेक्ट्रिकल टूटा हुआ है और अब जो है यहाँ पर पिछले अगर हम एक महीने की बात करें तो करीब करीब 18%, पौने 18% का करेक्शन ऑलरेडी आ चुका है। प्रदीप जी, क्या लग रहा है आपको? और नज़रिया इनका नहीं पता हमें। अरे फिरोज साहब, क्या कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं इसे आप? नहीं, होल्ड तो कर सकता हूँ 6 महीने, साल भर, कोई दिक्कत ठीक है, नहीं है। 6-8 महीने होल्ड कर सकते हैं। लेकिन क्या ये 6-8 महीने रुकना इनके लिए लाभप्रद रहेगा, फ़ायदेमंद रहेगा, या फिर नुकसान बुक करना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा? आपका सजेशन क्या रहेगा? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल फंडामेंटल एंड टेक्निकल दोनों व्यू मैं देना चाहूंगा। कंपनी का जो प्रोमोटर है उनका प्रोमोटर होल्डिंग डिक्रीज हुआ है लास्ट क्वार्टर में ऑलमोस्ट 3.25% के आसपास। तो ये बहुत ही नेगेटिव पॉइंट है कि अगर मैं कोई भी कंपनी का सीईओ हूँ, ओनर हूँ, और मैं खुद के कंपनी का जो प्रोमोटर होल्डिंग है और मैं होल्डिंग को डिक्रीज कर रहा हूँ, तो 3.25% के आसपास डिक्रीज हुआ है। और सेकेंड, फंडामेंटल्स में सर ऑलमोस्ट जो बुक वैल्यू है उसका 10 टाइम्स ज्यादा ट्रेडिंग हो रहा है ऊपर। और जो रिटर्न ऑन इक्विटी है 9.47% के साथ लोअर के साथ ट्रेडिंग हुआ है लास्ट 3 साल में। और कंपनी का जो लोन है, लोन भी बहुत इंक्रीज हुआ है और मार्केट कैप भी ज्यादा नहीं है। आपको मार्केट कैप देखना पड़ेगा, ऑलमोस्ट 2850 करोड़ के आसपास है। और पी जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है ऑलमोस्ट 77, जो इंडस्ट्री पी है सर उससे बहुत ज्यादा। सो ये ओवर वैल्यूड है टेक्निकली, फंडामेंटली। और टेक्निकली अगर मैं सर देखूंगा एक बार, टेक्निकली अभी हमने देखा कि ऑलमोस्ट 330 के आसपास हाई बनाया था, उसके बाद से अभी नीचे आ रहा है। और वैल्यू जोन सर मेरे को अभी नहीं लग रहा है इस जोन पे कहीं पे वैल्यू है। मेरे को लगता है जी, यहां से भी 40 से 50 रुपीज डाउनफॉल पॉसिबिलिटीज है। अगर आप उतना नीचे देख सकते हो तो आप होल्ड कीजिए, नहीं तो एक बार बेटर होगा एग्जिट करने। क्योंकि फंडामेंटल जहां पे सपोर्ट नहीं कर रहा है, जहां पे प्रोमोटर्स अपना जो होल्डिंग है वो प्लेज कर रहा है, बेच रहा है, तो वहां पे मेरे को नहीं लगता कि इमीडिएट लेवल पे तो कोई सर बाउंस बैक आ सकता है। लॉन्ग टर्म में सर अभी चार्ट में नेगेटिव है, वीकली चार्ट, मंथली चार्ट, दोनों चार्ट नेगेटिव है। सो एक बार बेटर रहेगा इस काउंटर से एग्जिट करने के। ठीक, एग्जिट कर लीजिए सर। क्यों बिना मतलब पेन बढ़ाना, दर्द बढ़ाना? आप ऑलरेडी आपने कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाया और 50-60 रुपए के आसपास के आप नुकसान में हैं, और रुकेंगे और दर्द बढ़ेगा। कोशिश ये करेंगे कि कुछ ऐसे शेयरों पे बातचीत हो जिसमें कि आपका ये जो यहाँ का नुकसान है वो थोड़ा कंपनसेट हो जाए, थोड़ा कम हो जाए। प्रदीप जी से भी कार्यक्रम के अंत में हम पूछेंगे, यही है सही है सेगमेंट में, कि वो कहाँ पर इस समय बैट करने की सलाह दे रहे हैं। तो वहाँ पे आप कंपनसेट कीजिए, यहाँ से एग्जिट कर लीजिए, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, सही रणनीति होगी। और इस बीच बड़ी संख्या में दर्शक हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं, हमारे मंच पर तो जुड़ ही रहे हैं, लेकिन अमर उजाला जो कि हमारी पैरेंट कंपनी है, वहाँ पर भी बड़ी संख्या में दर्शक जुड़ रहे हैं। तो आप लोगों से, जो लोग वहाँ पर देख रहे हैं हमें, उनसे एक रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि अभी हम साइमल कास्ट कर रहे हैं दोनों जगहों पर, लेकिन भविष्य में सिर्फ इसी मंच पर द बोनस के जिसकी आईडी जो है वो @AU द बोनस है, उस पर ही हम अवेलेबल रहेंगे। तो आप इस आईडी पे जाकर के @AU द बोनस पे जाएं, यूट्यूब पे सर्च करें और वहाँ पर जाकर के ये जो येलो आइकन वाला जो आपको हमारा लोगो दिखाई दे रहा है, वहाँ पर उस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को बजाएं, ताकि आपको लगातार अपडेट जो है इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई, इस चैनल से जुड़ी हुई तमाम अपडेट्स आपके बारे में आप तक पहुंचती रही समय समय पर, और आप इसका लाभ उठा सकें। और अपने दोस्तों को भी बताएं, अपने ऑफिस के कलीग्स को बताएं कि किस तरीके से इस कार्यक्रम से, इस चैनल से जुड़ना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अमर उजाला बोनस की पहुंच हो सके। चलिए, अगले दर्शक हमारे साथ किशोर जी मौजूद हैं। किशोर जी को नमस्कार। नमस्कार विपुल सर। नमस्कार किशोर जी, कैसे हैं आप? बस सर बढ़िया है। कहाँ से बोल रहे आपको हैं? देख के सूरत गुजरात से। सूरत गुजरात से? ओहो, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी जगह से बोल रहे हैं। केम छो, सब मजामा? बस मजामा सर, आप बताइए। सब बढ़िया सर, आपसे बात हो गई और ज़्यादा मजामा हो गया। बताइए सर, क्या प्रश्न है आपका?
सर मैंने कल पूछा था समी होटल पे जी। 190 पे बाइंग है। जी 190 पे आपकी बाइंग है और कब तक होल्ड कर सकते हैं इसे आप? 6 मंथ तक होल्ड कर सकता हूँ मैं। 190 की बाइंग है, 6 मंथ तक होल्ड कर सकते हैं। इस सेक्टर में अच्छा मोमेंटम बनता हुआ हमने देखा है, लेकिन आपने थोड़ा सा ऊपर जरूर लिया हुआ है। लेकिन इस कैटेगरी में अगर हम देखें तो और जो दूसरी कंपनियां हैं वहाँ पर रिकमेंडेशंस एक्सपर्ट की ज़्यादा हैं सामी होटल्स के मुकाबले। लेकिन क्या यहाँ पर रुकना चाहिए? 24 रुपये पर शेयर के आसपास का आपको अभी फ़िलहाल के लिए नुकसान हो रहा है। प्रदीप सर, आपकी राय क्या होगी? एक महीने में करीब 14-15% के आसपास का करेक्शन रहा है, लेकिन इसके मुकाबले अगर हम देखें बाकी जो होटल्स हैं उनमें काफ़ी अच्छा मोमेंटम रहा है और टूरिज़्म को लेकर के चाहे वो एविएशन हो, होटल्स हो, इन सब में ताज जीवी के है या फिर आईटीसी हुआ, इंडियन होटल्स है, वहाँ पे बहुत सारे लोग बुलिश हैं। शामी होटल्स पे आपका व्यू क्या है? सर टेक्निकली जो मैं देख पा रहा हूँ सामी होटल्स पे बहुत कंसोलिडेशन पैटर्न है और एक साइकिल के अंदर चल रहा है। तो अभी जो साइकिल का रिसेंटली ब्रेक डाउन हुआ ये स्टॉक के लिए बहुत ही नेगेटिव है। ऑलमोस्ट 180 के आसपास ब्रेकडाउन आया है। और सर अभी मैं देख पा रहा हूँ कि नेक्स्ट सपोर्ट जो है ना, सपोर्ट है 140 के आसपास। उससे पहले कुछ भी सपोर्ट नहीं है। सो मेरे ख्याल से सर इंडियन होटल अच्छा है। ताज जी के भी बढ़िया है, लेकिन इंडियन होटल पे मैं जाना चाहूंगा। समी होटल पे चार्ट अच्छा नहीं है, अगर आप वेट करेंगे हो सकता है कि और भी डाउनफॉल आपको मिलेगा। और क्योंकि मंथली खराब है, वीकली खराब है, डेली भी सर चार्ट खराब है। और आज भी 0.4% के आसपास नीचे आया है। और सबसे जो मेजर सपोर्ट था 180 के जोन, उसका भी ब्रेकफॉल हो गया है। सो एक बार ऐसे अगर एग्जिट करके आप निकल जाएंगे तो बेटर है। कोई और सेक्टर पे आप फोकस कीजिए। यहाँ पर आपके लिए निकल करके आती हुई इस बीच अंकित जी का प्रश्न आया है। कह रहे हैं विपुल सर को प्रणाम, हार्दिक अभिनंदन सर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन अंकित जी। कह रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है इतने दिनों बाद आपको देख करके, आपको बहुत मिस किया। थैंक यू सर अंकित जी, आप लोग मिस कर रहे थे, हम भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे और इसीलिए अब इस मंच पर हमेशा जो है हम उपलब्ध रहेंगे। तो आप इस मंच को जो है स्वीकार करें, इसको सब्सक्राइब करें। कह रहे हैं बीएफ इन्वेस्टमेंट के ऊपर सर इनका प्रश्न है और इन्होंने इनकी एवरेज प्राइस जो है वो 580 के आसपास आ रही है और ये कह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म व्यू क्या है और लॉन्ग टर्म व्यू क्या है, दोनों व्यू आपसे वो समझना चाह रहे हैं। अभी 576 के आसपास चलता हुआ आज अच्छा मोमेंटम है, 2-2.25% के आसपास की मजबूती इस शेयर में देखने को मिल रही है। क्या सलाह रहेगी सर आपकी बीएफ इन्वेस्टमेंट को लेकर के? अभी जो है ये नुकसान में है। सर कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, तो लोन नहीं है कोई कंपनी के पास। बुक वैल्यू भी ठीक ठाक है, पी रेशियो भी अच्छा है और एक्सपेक्टेड जो अर्निंग है नेक्स्ट क्वार्टर में वो भी बढ़िया है। सो फंडामेंटली ठीक है। टेक्निकली भी मैं देख रहा हूँ कि एक ओवर वैल्यूएशन से बहुत ही नीचे लोअर वैल्यूएशन पे आ गया है। एक सपोर्ट बनाया है 538 के जोन पे, 540 के जोन के आसपास, वहां से बाउंस बैक करते हुए अभी ऊपर आ रहा है। तो एक बार आप होल्ड कीजिए। मेरे को लगता है कि आपको 640 उसके बाद 720 का लेवल भी मिल सकता है नेक्स्ट 2 से 3 महीने में। आप एक बार होल्ड कीजिए, काउंटर बढ़िया है। ठीक, तो ये राय आपकी बीएफ इन्वेस्टमेंट पे निकल करके आ रही है। राहुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं बातचीत करने के लिए। प्रश्न पूछ राजीव, माफ कीजिएगा, राजीव जी को नमस्कार। हाँ सर नमस्कार। नमस्कार राजीव जी, कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं बेंगलोर से बोल रहा हूँ। बैंगलोर से बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात सर। क्या करते हैं सर बैंगलोर में आप? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ सर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। बैंगलोर का नाम आते ही खुद में समझ जाना चाहिए कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही होंगे। पूरी भारत से लोग वहाँ पर काम करने जाते हैं। रहने वाले बैंगलोर के ही हैं कि कहीं और के सर? नहीं सर, मैं बिहार का रहने वाला हूँ। बिहार के रहने वाले, बहुत अच्छी बात सर। बताइए सर आज क्या प्रश्न है आपका? सर मेरा प्रश्न है केन्स टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड पर। एक्चुअली मैं इसको 2-4 दिन से अभी मैं ट्रैक कर रहा जी। हूँ। तो क्या ये शेयर इन लेवल्स पे लेने लायक है या अभी और वेट करना चाहिए? अभी आपके पास है नहीं, आप फ्रेश एंट्री लेना चाह रहे हैं, है ना? करेक्ट। ठीक, और कितने समय के लिए लेना चाह रहे हैं सर आप ये? सर मैं होल्ड कर सकता हूँ 2-3 साल भी। 2-3 साल काफ़ी लंबा नज़रिया है। केन्स टेक्नोलॉजी में इनकी ये खरीदारी करना चाह रहे हैं। आज 0.25% के आसपास की गिरावट रही है, लेकिन पिछले एक महीनों में काफ़ी बुरी तरह टूटा है ये शेयर। 29-30%, 40% के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। सर केन्स टेक्नोलॉजी में हमने देखा नतीजे ठीक थे, लेकिन तीसरी तिमाही की गाइडेंस को लेकर के कंपनी ने
जो घटाई गाइडेंस करीब $200 के आसपास, वो $3000 के रेवेन्यू गाइडेंस को घटा करके $2800 करोड़ कर दिया था, वो लोगों को पसंद नहीं आई और उसके बाद से बड़ा करेक्शन देखने को मिला। तो इतने करेक्शन के बाद क्या फ्रेश एंट्री की जा सकती है? सर पर्टिकुलर सेगमेंट पे प्रॉब्लम यही है कि 2023 में जब लिस्टिंग, उससे पहले डेटा मेरे को नहीं दिख रहा है चार्ट में, जी। तो नॉन स्टॉप रैली हो रहा था, उसके बाद करेक्शन नहीं हुआ। तो इस जो बुल रन है ना, बुल रन में लोगों को लगता है कि और भी ऊपर जाएगा और भी ऊपर जाएगा, और स्टॉप लॉस लोग मेंटेन नहीं करते। सो यहाँ पे एक चीज जो मेरे को दिख रहा है सर, चार्ट में अभी फिलहाल कोई सपोर्ट नहीं है, लेकिन एक जो लास्ट टाइम बॉटम बॉटम बनाया था ऑलमोस्ट 3800 के आसपास, तो 3800 इज योर लॉन्ग टर्म स्टॉप लॉस। और मुझे लगता है एक बार यहाँ से बाउंस बैक करना चाहिए, आप एक बार होल्ड कीजिए पर्टिकुलर इस काउंटर को। अभी के लिए होल्ड नहीं सर, इनका सवाल है फ्रेश इन्वेस्टमेंट को लेकर के 6 महीने के लिए। नहीं, फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, इस सेगमेंट पे नहीं करना है। फ्रेश इन्वेस्टमेंट रहने दीजिए सर, दूसरे ऑप्शंस है उसको थोड़ा सा खंगालिए, देखिए, और वहाँ पर क्या बेटर अपॉर्चुनिटी है उस पर हम लोग कुछ एक शेयरों पे भी हम लोग बातचीत करेंगे, तो वहाँ पर आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट कीजिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। राम जी का प्रश्न है और राम जी जानना चाह रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर बैंक के बारे में। 110 रुपये पे इन्होंने ख़रीदा हुआ है और ये जानना चाह रहे हैं कि क्या अभी यहाँ पर स्ट्रेटजी होनी चाहिए। जम्मू एंड कश्मीर बैंक पे अगर हम अभी नज़र डालें तो ये शेयर अभी चल रहा है करीब करीब 101-102 के आसपास, और इन्होंने 110 पे लिया हुआ है, 8-9 रुपये के नुकसान पे हैं। JNK बैंक पे तो आपका व्यू जानना चाहेंगे, इनको क्या सलाह रहेगी 8-9 रुपये के नुकसान पे, और ओवरऑल क्योंकि कल का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है, RBI की पॉलिसी है, और दूसरा बैंकिंग, ख़ासतौर से मिड कैप बैंकिंग में जो एक प्रेशर देखने को मिला और जो एक अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिली, आपका व्यू क्या है? क्या यहाँ पर कुछ पोजीशन अब बनाने का समय आ गया है? हाँ सर, जम्मू एंड कश्मीर बैंक पे मुझे लगता है कि एक बार 95-96 का एक स्टॉप लॉस उनको मेंटेन करना चाहिए। 95 इज अ गुड लेवल फॉर स्टॉप लॉस, एंड मुझे लगता है एक बार उनको बाउंस बैक मिलेगा। रेसिस्टेंस ही है सर 110 के आसपास, 109-110 पे। तो अगर 110 के ऊपर सस्टेन होता है, उसके बाद जो रैली होगा 125 एंड 135 तक जा सकता है। और सर रेट कट जो हमने देखा है यूएस में भी हुआ है, और अगर कल अच्छे से रेट कट हो जाता है तो ये एक पॉजिटिव चीज होगा बैंकिंग सेक्टर के लिए, क्योंकि लास्ट 2 महीने से हमने देखा कि बैंकिंग सेक्टर बहुत बुरे तरीके से पिट रहा है। पी जो होता है बैंकिंग का बहुत ही लोअर वैल्यूएशन पे आ गया है। मेरे को लगता है कि अभी राइट टाइम है फॉर इन्वेस्टमेंट। जो भी पीएसयू बैंक्स है, प्राइवेट सेक्टर बैंक है, यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ही परफेक्ट टाइम है। तो आप जम्मू और कश्मीर बैंक को एक बार होल्ड कीजिए, और पूरा बैंकिंग सेक्टर अगर आपके पास है तो भी आप होल्ड कीजिए। हो सकता है कि अच्छे से न्यूज के वजह से एक रैली आ जाएगा तो यहाँ पे चल जाएगा स्टॉक। ठीक है सर, चलिए इस बीच जो है अगले दर्शक के पास चलते हैं, और आलम साहब हमारे साथ फ़ोन लाइन पे मौजूद हैं जो कि हैदराबाद से हैं। आलम साहब नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आलम साहब सुन पा रहे हैं आप? जी सर, सुन रहा है। हाँ नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार सर, ठीक है सर, आप कैसे हैं? हम बहुत अच्छे हैं सर, आपसे बात करके और अच्छे हो गए। क्या करते हैं हैदराबाद में सर? मैं सिविल कॉन्ट्रैक्टर हूँ सर। चलिए बहुत अच्छी बात सर आलम साहब। और कैसे लग रहे हैं आपको बोनस के कार्यक्रम? अच्छे लग रहा है सर। पहले आप मनी लाइन में थे तो सुनते थे, अभी बोनस में भी सुन रहे हैं, अच्छे लग रहा है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। और जितना ज़्यादा हो सके सर अपने इर्द गिर्द के दोस्तों के साथ शेयर कीजिए हमारे कार्यक्रमों को, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हैदराबाद में जो है लोगों के बीच पॉपुलर करने की जिम्मेदारी आपकी है आलम साहब। बताइए सर क्या प्रश्न है आपका? जी सर, बेशक सर। मेरे पास CDSL 61 शेयर है 1457 के रेट पे। जी, एक बार शेयर का नाम फिर से बता देंगे सर आलम साहब? CDSL, ओके, थैंक यू। CDSL आपने लिया हुआ है 1457 जी? 1457 पे 61 शेयर है। अच्छा, क्या करना चाहिए उससे? ओके। और अभी कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं? वो 2-3 साल होल्ड कर सकते हैं। काफ़ी लंबा व्यू है आपका।
ये अच्छी बात है कि लॉन्ग टर्म व्यू है आपका। अभी लॉस में आप ज़रूर हैं, लेकिन सर जैसे कि हमने कल देखा, प्रदीप जी से पूछते हैं। प्रदीप सर, कल हमने देखा बीएससी में काफ़ी अच्छा मोमेंटम था, इवन अक्रॉस द बोर्ड जितने भी ब्रोकरेज कंपनियां थी उनमें अच्छा मोमेंटम, एक्सचेंजेस में अच्छा मोमेंटम, बीएससी हो, सीडीएसएल हो, एमसीएक्स हो, कल काफ़ी अच्छी तेज़ी के बाद आज थोड़ी सी सुस्ती देखने को मिल रही है। 2-3 साल का अगर व्यू है और जिस तरीके से भारतीय बाजार को लेकर के एक्सपर्ट्स का व्यू है आने वाले समय के लिए, तो क्या सीडीएसएल, बीएससी जैसे स्टॉक्स 2-3 साल के नज़रिए के साथ पोर्टफोलियो में होने चाहिए? आपका व्यू क्या है और इनके लिए क्या सलाह रहेगी? इनको अभी नुकसान हो रहा है। प्रदीप जी। डेफिनेटली सर, मुझे लगता है कि जो पर्टिकुलर सेगमेंट आपने बताया, मैं इसमें पॉजिटिव हूँ, क्योंकि आप अगर अमेरिका का डेटा देखेंगे, वहाँ पे ऑलमोस्ट 60-70% पीपल दे ऑलरेडी इन्वेस्टेड। लेकिन इंडिया में आप देखेंगे 15-18 करोड़ लोग ही ऑलमोस्ट स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, सिक्योरिटीज के साथ जुड़ा हुआ है। सो सीडीएसएल फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग कंपनी है, और मुझे लगता है कि एक बार मैक्सिमम नीचे आ सकता है 1250 के आसपास, एक सपोर्ट मेरे को लग रहा है। जी तो यहां से डेफिनेटली बाउंस बैक होगा, मैक्सिमम उतना आ सकता है नीचे। अगर मैं नेक्स्ट 2 साल का भी बात करूं सर, मेरे को सर यहां से फ्रेश 25% से 30% अपसाइड मोमेंटम मेरे को क्लियर कट चार्ट में दिख रहा है। आप एक बार पर्टिकुलर सेगमेंट को होल्ड कीजिए, और बीएससी हो गया, सीडीएसएल हो गया, पूरा काउंटर को लेके मैं पॉजिटिव हूं। ठीक, तो होल्ड करने की सलाह है, बिल्कुल आप बने रह सकते हैं सर। कोई चिंता की विषय, कोई चिंता की बात जो है वो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। लॉन्ग टर्म व्यू है, अच्छी बात है। हाँ, शॉर्ट टर्म में जो नीचे के साइड के जो टारगेट दिए गए हैं वो आ सकते हैं, वो आपने को जो है आपको ध्यान रखना होगा, जो प्रदीप जी ने आपको नीचे की तरफ लक्ष्य बताए हैं। इस बीच हमारे एक दर्शक ने यूट्यूब के माध्यम से प्रश्न भेजा है, त्रिगुणा नाम है इनका, त्रिगुणा मोनू, और त्रिगुणा जी जानना चाह रहे हैं सोना BLW के बारे में, और ये इन्होंने ख़रीदा हुआ है 704 पे इन्होंने ख़रीदा हुआ है सोना BLW का शेयर। अभी ये चल रहा है 531, काफ़ी ज़्यादा इस समय लॉस में है। 200 रुपये से के आसपास, पौने 200 रुपये के आसपास का इनको पर शेयर लॉस हो रहा है। अब कह रहे हैं कि क्या यहाँ पर एवरेज कर सकते हैं क्या? अब 704 पे लिया हुआ है, 532 का लेवल आज मोमेंटम में है, 3-3.25% की तेज़ी सोना BLW पे देखने को मिल रही है। सर क्या करें, एवरेज करना चाहिए? हाँ सर, एवरेज मत कीजिए। जो आपका होल्डिंग है सर, आप यहाँ पे ही आप टिके रहिए, और मुझे लगता है कि 480 मैक्सिमम जा सकता है, और वहाँ पे आपका जो सपोर्ट है, लास्ट टाइम हमने देखा है वहां तक सपोर्ट गया था। और मुझे लगता है कि सर एक बार उनको होल्ड करना चाहिए पर्टिकुलर सेगमेंट को। अगर 480 कभी भी ब्रेक होता है, सो वहाँ पे इस पर्टिकुलर इस काउंटर को उनको नहीं रखना चाहिए, और एवरेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि फंडामेंटली सर लास्ट ईयर ऑलमोस्ट 40% डिक्रीज हुआ था प्रोमोटर होल्डिंग। लेकिन कंपनी का और भी कुछ पॉजिटिव पॉइंट है, कंपनी के पास कोई डेट नहीं है, लोन नहीं है, अच्छा क्वार्टर एक्सपेक्टेड है। लेकिन यहाँ पे उनको फ्रेश एंट्री और एवरेज नहीं करना है इस पर्टिकुलर सेगमेंट को। जी, चलिए, अब इस बीच हमारे साथ अगले दर्शक जो है आदित्य जुड़े हुए हैं, और आदित्य जी जुड़ रहे हैं बड़ी ही खूबसूरत जगह और कल्चरली रिच जगह से, कोलकाता से। आदित्य जी को नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? सब भालो? मैं तो अच्छा। हाँ हाँ सर, अच्छा है। आप कैसे है? बस सर, आपसे बात हो गई तो और ज़्यादा अच्छे हो गए। क्या करते हैं कोलकाता में? मैं तो सर स्कूल टीचिंग करता हूँ। क्या करते हैं सर? गवर्नमेंट जॉब करता हूँ। गवर्नमेंट जॉब करते हैं सर? आपसे ज़्यादा सुखी कौन है आजकल? और जो है नहीं सर, ऐसा नहीं है। अच्छा अच्छा, नहीं, बस वाकई में बहुत लोगों का ये सपना होता है कि कोई सरकारी नौकरी हो, और आप सरकारी सेवा में इस समय हैं, बहुत अच्छी बात है। ये शेयर बाजार के बारे में कब से जानकारी हुई, कब से ट्रेड कर रहे हैं? ट्रेड तो नहीं करते सर, हम लोगों का ट्रेड नहीं करना है। हाँ, तो इन्वेस्टमेंट करते हैं। लॉन्ग टर्म में कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म में कर सकते हैं। अच्छा, शॉर्ट टर्म में हम लोग परमिशन नहीं है ये हाँ trade करने बिल्कुल का। सही बात है, सरकारी कर्मचारियों को परमिशन नहीं है। अच्छी बात है, लॉन्ग टर्म आपका नज़रिया रहता है, लॉन्ग टर्म ही रखना चाहिए। वेल्थ क्रिएशन जो है वो लॉन्ग टर्म में ही होता है, शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा आप अब नौकरी करते हुए कर नहीं सकते ट्रेड। बताइए क्वेश्चन क्या है सर आपका?
सर मेरा क्वेश्चन है वो बजाज हाउसिंग फाइनेंस और अदानी पावर में लॉन्ग टर्म में एंट्री लेवल क्या हो सकता है और इसमें करना चाहिए ओह, क्या? आपने शायद सवाल जो है पहले भी किया था बजाज हाउसिंग फाइनेंस पे। अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा कर ली है आपके प्रश्न पर, लेकिन फिर भी चलते, आप चूंकि आप हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं, सर बजाज हाउसिंग फाइनेंस में एक बार फिर से अगर आप एंट्री लेवल अगर बता सके तो लगता है संपर्क जो है टूट गया। लेकिन आप इससे जानना चाहेंगे सर, हमारा ये नया मंच कैसा लगा आपको बोनस का, आदित्य? बहुत अच्छा लग रहा है सर। हम तो मनी 9 में आपका शो सुनते थे और इसमें भी अच्छा लग रहा है। थैंक यू सर। और जो है उम्मीद करते हैं कि कोलकाता में आप बाकी अपने दोस्तों के साथ, अपने ऑफिस के कलीग के साथ, जो बाकी सरकारी कर्मचारी हैं उनके साथ इस लिंक को शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं हमारे इस कार्यक्रम को। चलिए अवश्य सर। ठीक है सर, प्रदीप जी से पूछते हैं। प्रदीप जी, ठीक। बजाज हाउसिंग पे तो हम लोग बात कर चुके हैं, लेकिन ये जो है आपसे जानना चाह रहे हैं एंट्री लेवल क्या हो सकता है, क्या टिप्पणी रहेगी? चलिए, लगता है आदित्य जी से संपर्क टूट गया, नेटवर्क की समस्या शायद यहाँ पर आ रही है कुछ, लेकिन कोई बात नहीं। जब तक नेटवर्क की समस्या आ रही है तब तक हम जरा कुछ एक ऐसे शेयरों पे नज़र डाल लेते हैं जो कि आज के बाज़ार में आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, जो कि ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ी दिखा रहे हैं। उसमें हम देख रहे हैं सुबह से ही अच्छी मजबूती कैस्ट्रॉल में है, लगातार तीसरा दिनों पर। अबाउट इंडिया में अच्छी खरीदारी हो रही है, 4.5% के आसपास की। राइस एक्सपोर्ट आज 4.25% ऊपर है। जीएसके फार्मा में अच्छी मजबूती है, करीब 9.25% के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। कैस्ट्रॉल आप देख सकते हैं कि जब से नतीजे आए हैं उसके बाद से लगातार आज तीसरा दिन है जब हम देख रहे हैं कि अच्छी मजबूती के साथ कामकाज करता हुआ करीब 5.5% के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। केएनआर कंस्ट्रक्शन थोड़ी पिटाई हुई थी, अब उसके बाद जो है वो आज अच्छी तेज़ी, यहाँ पर अच्छी रिकवरी, करीब 5% की मजबूती केएनआर कंस्ट्रक्शन में देखने को मिल रही है। 300-301 के आसपास इस समय कामकाज करता हुआ केएनआर कंस्ट्रक्शन का शेयर जो है ट्रेड करता हुआ। चलिए, इस बीच जो है अगली कंपनी जो है वो है टीटी के प्रेस्टीज में अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 4% की मजबूती है यहाँ पर। 752 ये मौजूदा स्तर देखने को मिल रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर शायद ये जो रेट आप देख रहे हैं शायद 5 मिनट का जो अंतर है उसकी वजह से है यहाँ पर। इसका मतलब पिछले कुछ मिनटों में अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए, प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप सर, आदित्य जानना चाह रहे थे और इनका सवाल हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक छोटी टिप्पणी बजाज हाउसिंग फाइनेंस पे आप फिर से कर दें तो। ओके, आदित्य जी कोलकाता से है राइट? हाँ, कोलकाता से है सर, बिल्कुल। ओके सर, तो आमिও कोलकाता থেকেই তো। बंगाली में ही बता दीजिए सर आप उत्तर। ओके, तो वो ज़्यादा बजाज बेहतर रहेगा। हाउसिंग, ओके बजाज হাউজিং ফাইন্যান্স রাইট? क्या बजाज हाउसिंग फाइनेंस ওকে, তো एंट्री लेवल? বাজাজ হাউজিং ফাইন্যান্সে আমরা দেখেছি যে যে আইপিও হাই ছিল, আইপিও হাইয়ের পর ননস্টপ বাজাজ হাউজিং হাউজিং ফাইন্যান্স নিচে আসছিল। তো এইবার বেসিক্যালি এখানে একটা যে আমরা স্ট্র্যাটেজিটা মেনটেন করি সেটা হচ্ছে যে আইপিও হাইয়ের উপর যদি সাস্টেন করে তাহলেই আমরা কিন্তু এখানে এন্ট্রিটা নেব, না হলে এন্ট্রি নেব না। এবার ঘটনা হচ্ছে যে নন স্টপ নিচেই আসছে, সো অ্যাট লিস্ট আপনার ওয়েট করা উচিত 180 জোন ক্রসিং করবে তারপর এন্ট্রি নিতে আপনি পারেন। আর যদি আপনার কাছে ऑलरेडी होल्डिंग থাকে सो मेंटेन विथ स्टॉप लॉस के साथ आपको मेंटेन करना पड़ेगा 103। सो 103 100 के आसपास एक सपोर्ट है, इसके साथ आप स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड कीजिए। लेकिन आपको अगर लेना है तो 180 के ऊपर आपको एंट्री लेना है, इस जोन पे आपको नहीं लेना है। चार्ट में नेगेटिव है, वीकली चार्ट में, डेली चार्ट में। बड़ी मीठी भाषा है बंगाली सर। मतलब जब आप बोल रहे थे तो मतलब ऐसा लग रहा था पूरा एकदम रसोगुल्ला जैसा फीलिंग जो है वो आती है जब भी कोई बंगाली भाषा बोलता है, तो बहुत ही प्यारी और बहुत ही मीठी भाषा। तो आदित्य जी, उम्मीद करते हैं कि आपको उत्तर मिल गया होगा। और इस बीच चलते हैं अगले दर्शक के प्रश्न का उत्तर तलाशने की कोशिश करते हैं। राजेश क्रिस्टी साहब हमारे साथ, जिन्होंने यूट्यूब के माध्यम से सवाल भेजा है, और इनका कहना ये है कि IRFC के 400 शेयर IPO टाइम से हैं, और उनका कहना ये है कि ये इन्होंने 175 शेयर 145 पर बेच करके प्रॉफिट बुक कर लिया है। कह रहे अभी क्या करें, क्या अभी होल्ड करें या फिर टाटा स्टील में स्विच कर लें, क्या सलाह रहेगी? अब इसमें सर दो सवाल, एक तो इनके साथ साथ बाकी रेलवे पे आपका व्यू क्या है, ये भी हम समझना चाहेंगे IRFC के साथ साथ। और इन्होंने जो पोजीशन बची हुई है इनके पास, 400 में से 175 निकल गए हैं, 225 शेयर अभी भी इनके पास हैं।
क्या अभी वेट करना चाहिए, निकल जाना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी रहेगी? और क्या टाटा स्टील ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, क्योंकि पूरा पूरा सेक्टर ही चेंज कर रहे हैं अपना, रेलवे से निकल कर सीधे स्टील। हाँ सर, देखिए पर्टिकुलर जो सेगमेंट है अभी 136 के आसपास ट्रेडिंग हो रहा है, और मुझे लगता है कि चार्ट में एक सपोर्ट है 120 के आसपास, तो आप एक बार होल्ड कीजिए विथ 120 स्टॉप लॉस। और मुझे लगता है कि सर लास्ट जो 3 साल था ना बजट, इस 3 साल में हमने देखा कि रेलवे सेक्टर को लेके जितना बूस्टिंग आया है, तो इसीलिए लास्ट 3-4 साल से चल रहा था स्टॉक। लेकिन इस साल नहीं आया ऐसा कुछ, इसके वजह से खराब भी नहीं हुआ सर। बजट से पहले बहुत चल चुका था, तो इसलिए बजट के दौरान हमने देखा जैसे बजट हो गया तो अभी पिटाई चल रहा है। लेकिन इसके मतलब ये नहीं कि खराब हो गया। और सर ओवरऑल अगर मैं रेलवे काउंटर को बोलूंगा कि जितने भी आईआरएफसी है, आरवीएनएल, अपना आईआरसीटीसी हो गया, जेडब्ल्यूएल हो गया, टेक्सटाइल हो गया, जो भी है सर, मेरे को लगता है अभी भी यहाँ से 10 to 12% नीचे आ सकता है। तब एक आपको फेयर वैल्यूएशन मिलेगा, उस वैल्यूएशन पे आप एंट्री लीजिए। प्रॉब्लम सर यही है कि बजट के लिए कुछ सडनली न्यूज आ जाएगा, इसके लिए आपको एंट्री नहीं लेना है। आपको एंट्री लेना है फंडामेंटल के बेस पे, आपको एंट्री लेना है टेक्निकल के बेस पे। और जो टेक्निकल है सर, टेक्निकल यही बोल रहा है कि अभी भी 10 से 12% नीचे आ सकता है। तो अगर आएगा वो एक अच्छा वैल्यूएशन होगा ओवरऑल रेलवे सेक्टर के लिए। इस साल सर अच्छा सा नहीं आया, क्योंकि इस साल हमने देखा कि कंजम्पशन पे फोकस हुआ। हो सकता है नेक्स्ट साल आएगा, लेकिन लास्ट ईयर जितना एलोकेशन हुआ था लगभग 11 लाख करोड़ के आसपास, तो ये पर्टिकुलर अभी एक्सपेंडिचर टोटल नहीं हुआ, तो इसीलिए ज्यादा इस साल कंजम्पशन पे फोकस हुआ। तो मुझे लगता है एक बार उनको होल्ड करना चाहिए। और टाटा स्टील पे सर, टाटा स्टील से नो डाउट फंडामेंटल बहुत ही गुड स्टॉक है। मुझे लगता है कि एक बार उनको अगर 115 से लेके 110 का भाव कभी भी मिलता है और कभी भी एक डीप मिलता है, तो उस पे आप एंट्री ले सकते हो। जी। लेकिन वहां पे भी आपका व्यू होना चाहिए 1.5 से 2 साल। 1.5 से 2 साल, चलिए ये राय आपके लिए निकल करके आ रही है। लॉन्ग टर्म व्यू रखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, चाहे वो टाटा स्टील हो चाहे आईआरएफसी हो, इन दोनों के ऊपर। इस बीच सबीहा सैयद जी का प्रश्न आ गया है और वो जानना चाह रही है मेदांता के ऊपर लक्ष्य करें। फरवरी तक का व्यू है मेरा, यानी कि इसी महीने, तो बहुत लॉन्ग टर्म व्यू नहीं है। जब आप इतनी मेहनत से इतनी सारी चीज़ें जो है टाइप कर रही हैं सबीहा जी, तो थोड़ा सा आपने किस रेट पर लिया हुआ है ये भी अगर मेंशन कर देती तो थोड़ा और बेहतर होता। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन मेदांता यानी ग्लोबल हेल्थ, वेदांता नहीं मेदांता का शेयर जो है ग्लोबल हेल्थ के नाम से जो है ये शायद लिस्टेड है। 1165 के आसपास अभी 1165 का लेवल देखने को मिल रहा है, 1.25% की मजबूती। सर ग्लोबल हेल्थ पे आपका व्यू क्या होगा? फरवरी तक के टारगेट जानना चाह रही हैं। अब ये नहीं पता कि एंट्री लेना चाह रही हैं या इनके पास ऑलरेडी हैं। सर चार्ट में एक सपोर्ट जो है ऑलमोस्ट 1000 के आसपास, अभी उसके ऊपर ही ट्रेडिंग हो रहा है। मेरे को लगता है जब तक 1000 के ऊपर सस्टेन है आपको होल्ड करना चाहिए। एक रेसिस्टेंस है मेरे को लग रहा है 1190 के आसपास। अगर 1190 के ऊपर क्लोजिंग होता है और मिनिमम 2 से 3 दिन सस्टेन होता है, सो उसके बाद नेक्स्ट जो टारगेट रहेगा 1275 से लेके 1320, सो उनको होल्ड करना चाहिए। आप एक बार वेट कीजिए। आप वेट कीजिए, वेट एंड वॉच की स्थिति जो है यहाँ पर रखिए आप, ये सलाह है। कमालुद्दीन का एक और सवाल ले लेते हैं, उसके बाद से जरा खबरों वाले शेयर बहुत सारे हैं और फिर आरबीआई की पॉलिसी को लेकर के तमाम जो आंकड़े हैं वो भी लेकर के आपके सामने आएंगे। बहुत कुछ होने वाला एक्शन। कमालुद्दीन साहब कह रहे हैं मेरे पास शोभा डेवलपर्स के 50 शेयर हैं और ये उन्होंने 1900 रुपये पे लिया हुआ। कह रहे बहुत लॉस हो रहा है, कि प्लीज़ बताइए अभी क्या करना चाहिए, क्या एवरेज करें या फिर लॉस बुक करें, क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए? बहुत लोग जो है करते क्या है कि थोड़ा सा सवाल पूछने में कई बार देरी हो जाती है। अब 1300 के आसपास आ गया है, 1900 की खरीद है, तो अभी तो ठीक ठाक नुकसान आपको यहाँ पर हो रहा है 550 रुपये पर शेयर का। सर रियल्टी पे व्यू, कल पॉलिसी है, अगर पॉलिसी में कुछ पॉजिटिव होता है तो रियल्टी शेयरों के लिए भी काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। आपकी टिप्पणी क्या होगी? क्या करना चाहिए इन्हें? एवरेज करने की राय आपसे मांग रहे हैं इस समय ये। सर मुझे लगता है उनको एवरेज कर लेना चाहिए। चार्ट में जो एक डाउनफॉल था, डाउनफॉल हो गया है ऑलमोस्ट 1120 के आसपास से। मैं देख पा रहा हूँ एक बाउंस बैक आ रहा है नीचे से, और चार्ट में एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाया डेली चार्ट में, और उसके बाद ही ऊपर आ रहा है। सो मुझे लगता है एक बार अगर होल्ड करेंगे, उनका अगर 3 से 4 महीने का व्यू है, उनको यहाँ पे 1500 से 1550 से लेके उनको 1600 का भाव मिल सकता है। आप एक बार होल्ड कीजिए।
और ओवरऑल रियलिटी सेक्टर को लेके भी मैं पॉजिटिव हूँ, क्योंकि लास्ट 3-4 महीने से बहुत डाउनफॉल हो चुका है। तो मुझे लगता है नियर टू बॉटम है सेक्टर। तो अगर कुछ यहाँ पे बाउंस बैक आता है पॉजिटिव न्यूज के साथ, तो मुझे लगता है सेक्टर रैली करेगा। और शोभा पे सर उनको होल्ड करना चाहिए, 1600 का टारगेट है, 2 से 3 मंथ उनको होल्ड करना है। 2 से 3 मंथ होल्ड करना है, ये राय आपके लिए फिलहाल शोभा डेवलपर्स पे निकल के आती हुई एवरेज करने की सलाह है। एक टिप्पणी और ले लेते हैं सर, सुमित साहू जी की, और के सवाल है, बहुत देर से पूछ रहे हैं। कह रहे हैं हेलो विपुल सर, मार्केट भले ही बेरिश हो लेकिन विपुल सर की एनर्जी हमेशा बुलिश रहती है। थैंक यू सर, आपको ऊर्जा अच्छी लगती है, लेकिन बाजार बुरा होता है तो थोड़ा सा डाउन तो रहता ही है, लेकिन ठीक है, आपको अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी बात है। और हम चाहते हैं आप भी ऐसे ही ऊर्जावान रहे और आपका पोर्टफोलियो में भी ऊर्जा भरी रहे। इंडियन होटल्स पे आप जानना चाह रहे हैं, और भी 1-2 सवाल हैं, लेकिन माफ़ कीजिएगा समय की थोड़ी कमी है। इंडियन होटल्स पे बात कर लेते हैं। होटल इंडस्ट्री पे पहले भी हम बात कर चुके हैं। इनके पास 30 शेयर हैं 825 पे। एक बार अपना व्यू आप रिपीट कर दें सर इंडियन होटल्स पे। हाँ सर, जिन्होंने क्वेश्चन किया है बहुत ही सही बोला है कि आपको देख के भी सर मुझे बहुत ऊर्जा मिल रहा है, अरे क्योंकि आप सर, इतना पॉजिटिव एंकर हो सर। अरे और सर इंडियन होटल पे सर मेरा व्यू यही है कि ऑलमोस्ट 2020 से अगर हम देखेंगे कि आज तक एक भी दिन अपना जो वीकली एवरेज मूविंग एवरेज प्राइस है उसका नीचे डाउनफॉल नहीं आया। ये बहुत ही पॉजिटिव बात है। और हर बार चार्ट ना एक साइकिल में चलता है, परफॉर्मेंस उसके बाद कंसोलिडेशन फिर से अप साइड। तो अभी जो सर कंसोलिडेशन फेज में है, अगर उनका एंट्री लेना उन चाहता है तो डेफिनेटली आप एंट्री ले सकते हो। एंट्री का लेवल होगा सर 750 से लेके 770। अगर एक डिप मिलेगा 1-2 दिन, आप इस जोन पे 770 750, दिस इज अ वेरी फेयर वैल्यूएशन, आप एक अच्छा वैल्यूएशन है, तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। मेरे को लगता है नेक्स्ट टारगेट 850 होना चाहिए। उसके बाद अगर 850 के ऊपर सस्टेन होता है, सो नेक्स्ट आपको 900 अबोव भी दिखेगा पर्टिकुलर सेगमेंट। 2020 से सर लास्ट 4 साल से कभी भी अपना वीकली जो है अपना मूविंग एवरेज ब्रेक नहीं हुआ। ऐसा चार्ट बहुत ही कम मिलता है। और पर्टिकुलर होटल इंडस्ट्री टूरिज्म कमिंग डेज में मैं पॉजिटिव हूँ, और होटल इंडिया होटल पे भी मैं पॉजिटिव हूँ।